विनायक जी एक मिनट जो अशोक जी विनायक जी एक मिनट आता नहीं, मैं आपके सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। अशोक जी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ क्योंकि एक मिनट विनायक जी आता हूँ, एक मिनट आता हूँ, क्योंकि अभी जो नंबर दिख रहे हैं वो साफ तौर पर अलग तस्वीर कह रहे हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। आप बार बार कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान जिस तरह के दिख रहे हैं वो बहुत बड़ी एक बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं। श्याम जाजू जी, आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए रुझानों को लेकर के, क्योंकि रुझान एनडीए को 278 सीटों से ज्यादा दिखा रहे हैं, या आपको लगता है कि फिर आ गई मोदी सरकार? वोटिंग के बाद जिस प्रकार के एग्जिट पोल आए थे और आज एग्जैक्टली उसी ट्रेंड पर रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश की मानसिकता व्यक्त करता है। ये शुरुआती रुझान है या बीच में रुझान है, अंत तक यही रहने वाले हैं। पूरे देश की मानसिकता जब हम फील्ड में घूम रहे थे तो हमें ध्यान में आ रहा था मोदी जी का बहुत बड़ा अंडर करंट था। मोदी जी के परफॉर्मेंस पे लोग खुश थे और वो लोग वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से लोगों ने अच्छे वोटों से हमें जिताया है। पिछले बार जितनी सीटों से हम जीते थे उससे भी ज्यादा सीटें लेकर हम वापस आ रहे हैं। जी, बिग पिक्चर बहुत अच्छी है श्याम जाजू जी बीजेपी के लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा और माइक्रो एनालिसिस करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आपने पिछले बार जो चुनाव लड़ा था 27 सीटें जीती थी आपने 29 में से, लेकिन अभी जो रुझान है उसमें कांग्रेस ने काफी बढ़त बना ली है। पिछले बार सिर्फ 2 सीटें जीती थी, इस बार काफी बना ली है बढ़त। बहुत ज्यादा नुकसान हमारा मध्य प्रदेश में भी नहीं होने वाला है, और जहां जहां भी ऐसे भी कुछ राज्य रहेंगे जहां पर हमने प्रतिनिधित्व भी नहीं था वहां से भी हम सीटें लेकर आ रहे हैं। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली आपको कह सकते हैं कि पिछले टाइम से भी ज्यादा सीटें लेकर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी, तो श्याम जी फिलहाल आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपको हम थोड़ा सा विराम देते हैं, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है कि आप भी थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन हम लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। श्याम जी आपके पास लौटेंगे, विनायक जी आपके पास भी लौटेंगे। अभी थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद लौटेंगे और तमाम बीजेपी कांग्रेस के हेडक्वार्टर के चलेंगे और उनसे अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट जो इस वक्त जो बड़ी खबर है वो, जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी और एनडीए अपने दम पर रुझानों में फिलहाल 281 सीटों पर आगे है। 281 मतलब बहुमत से कहीं पार। तो क्या बीजेपी एनडीए 300 सीटों के आसपास पहुंच रहे हैं या उसको भी क्रॉस कर रहे हैं, जैसा कि एग्जिट पोल के परिणाम कह रहे थे? क्या उसी आधार पर है? क्या एक बार फिर मोदी सरकार होगी? इन तमाम सवालों का जवाब अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी जो बड़ी तस्वीर है उसमें साफ तौर पर बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ है। कांग्रेस अपनी स्थिति सुधार रही है, 44 से ज्यादा सीटें 2014 के बाद लेकर आएगी, लेकिन बीजेपी को रोक सके इतनी सीटें कांग्रेस और यूपीए को मिलने वाली नहीं है। ये फिलहाल साफ तौर पर दिख रहा है। मुनमुन, so the gap is huge. NDA on its own has crossed the 272 mark, which is the halfway mark or the majority mark, and the Congress, like Ashok said, has improved its tally from 44 last time, but still far away from the halfway mark. It seems that most of the exit polls that had predicted that the BJP may cross the halfway mark and the NDA may cross the 300 mark could come true. Our analysis will continue on Janadesh. Stay tuned. A news panel will join you now. Informative, incisive, intensive. Get your daily dose of news and analysis in English News Night every weekday at 9 p.m. on DD India. Channel number 620 on Tata Sky, 199 on Dish TV, 150 on Airtel, 28 on UCN and 395 on Videocon D2H. Looking for the instant, authentic, unbiased updates but don't have a TV around? Track all the breaking news on Facebook with DD News' community of nearly 2 million and growing strong. Prefer your news dosage in quick, small packets of information moving at the speed of light? Then follow us on Twitter like 2.4 million other news junkies do. Want to watch breaking news and events live? DD News' YouTube channel gets you the pictures anywhere in the world. Follow the nation's news address on Facebook, Twitter, YouTube and our website. DD News. Only news. Complete news.
बड़ी खबरों के साथ ताजा खबर की बात, देश विदेश, खेल, व्यापार और मनोरंजन की खबरें एक नए अंदाज में। खास खबरों पर डीडी न्यूज संवाददाताओं और विशेषज्ञों की पैनी नजर। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे डीडी न्यूज पर। महात्मा के मंत्र, क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन हैं। बापू को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार भारती दूरदर्शन अब लाए हैं डीडी साइंस, 1 घंटा विज्ञान के नाम। हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक एक नए युग की शुरुआत। डीडी साइंस, हम देंगे हर सवाल का जवाब। जी हां, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। डीडी साइंस, भारत सरकार का एक नायाब कदम। एक अभियान जिसने बदल दी देश की तस्वीर। जन आंदोलन में बदला स्वच्छता अभियान। गंदगी मुक्त भारत के लिए राष्ट्र हुआ एकजुट। देश के हर कोने से स्वच्छता की खबरों के लिए देखिए डीडी न्यूज पर विशेष कार्यक्रम स्वच्छता समाचार, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर, सिर्फ डीडी न्यूज पर। आम लोगों की खास कहानियाँ। गुड न्यूज आपका जो कार्यक्रम एक चलता है, सकारात्मक संदेश पहुंचाने का तरीका आपका बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। दूरदर्शन की रीच इतनी ज्यादा है, बहुत लोगों ने शायद इसको देखा। बनिए गुड न्यूज इंडिया का हिस्सा। भेजिए अनकही प्रेरक कहानियाँ। गुड न्यूज इंडिया, सिर्फ डीडी न्यूज पर। Informative, incisive, intensive. Get your daily dose of news and analysis in English News Night every weekday at 9 p.m. on DD India. Channel number 620 on Tata Sky, 199 on Dish TV, 150 on Airtel, 28 on UCN and 395 on Videocon D2H. जनादेश 2019 आप देख रहे हैं और अगर घड़ी मिला लें तो 10 बज चुके हैं। तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है और बड़ा सवाल अभी भी लोगों के मन में यही है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। जिस प्रकार के ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, वो तो साफ साफ संकेत कर रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा, घंटा 2 घंटा शायद हमें और इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये फिगर्स आखिर कहां पहुंचते हैं। फिलहाल जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं उसमें 248 एनडीए को और 99 यूपीए को। अलग अलग राज्यों से भी रुझान मिल रहे हैं और ये रुझान जो है काफी चौंकाने वाले भी रुझान हैं। ये बात भी लग रही है कई बार कि जो एग्जिट पोल्स हुए थे, जिस पर बहुत बड़ी चर्चा भी चलती रही, सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा, थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, भली भांति चलना चाहिए और उसके बाद जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि भाजपा में इस समय जश्न का माहौल तो शुरू हो चुका है।
लेकिन देखना होगा कि दिन जैसे जैसे खुलेगा, तापमान जिस तरह जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, हम क्या कुछ नतीजे देख पाएंगे, क्या एक बार फिर से होगी मोदी सरकार। तो पल पल की जानकारी लेकर एक बार फिर से डीडी न्यूज में हम हाजिर हैं। दो मेहमान इस समय स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। नए मेहमान का परिचय हम करा दें। शिशिर सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस समय, और सुबह से हमारे साथ यहां पर विजय क्रांति जी कंसल्टिंग एडिटर डीडी न्यूज बने हुए हैं अपने विश्लेषण के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभेंदु इस समय मौजूद हैं। Thank you, Neelam. Good morning. And Janadesh 2019 continues from the day of the announcement of the elections to the hectic campaigning, 7 phase of polling. All of that brings us to this day, the day of the results. And as Neelam mentioned, that the initial trends have come, showing clear majority to the NDA. These are trends, of course. The figures that have just come, NDA has crossed 300. 302 is what the NDA stands at the moment. And Congress is far behind, just over 100. 103 is what the UPA has scored so far. Those are the initial trends that have just come in, and the guests who have joined us in the studio. Let's turn to you, Shishir. When the exit polls came, there's a lot of hue and cry about the kind of clear trend in favor of the NDA, but the results right now at 10 o'clock seems that all of that might just come true. And if you can remember, 8 out of 10 exit polls predicted victory for NDA. Just 2 were below 250 for NDA plus. So at that time people asked question on exit poll, also on the EVM also, and for the first time there were questions on the exit poll as well on the EVM. Now the Election Commission tried to remove all the doubts on EVM and the things they are trying to clarify on various issues related with EVM, but still people have doubt. And now my only worry is that the kind of result which we are, the kind of trend which we are seeing in West Bengal and Uttar Pradesh, I mean the advisory issued by Home Ministry yesterday, the violence, that's a fear. That's something which we should avoid at this moment. जी, और अब हम सीधे जरा रुक करेंगे। इस समय हमारे साथ 2 पॉलिटिकल मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्याम जाजू जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे साथ कांग्रेस से उनकी प्रवक्ता सजारीता लईफलांग जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले श्याम जाजू जी आपसे, तो मुस्कुराने की बहुत सारी वजह हैं। इस समय जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं श्याम जाजू जी, वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सच साबित हो सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये तस्वीर जैसे जैसे दिन निकलेगा और प्रबल होती चली जाएगी, या इसमें कुछ गुंजाइश है? निश्चित रूप से वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आए थे और उन्होंने पूरे देश का जो ट्रेंड बताया था, उसी प्रकार के एग्जैक्टली रिजल्ट आ रहे हैं। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी एक गुजरात के सीएम के रूप में पूरे देश को परिचित थे। 5 साल में लोगों ने उनका परफॉर्मेंस देखा है, एनडीए का कार्यकाल देखा है, उनकी उपलब्धियां लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इस बार पीएम मोदी को लोग अप्रिशिएट करके उनके कार्यकलाप पर लोग अपना टप्पा लगा रहे हैं, अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो हमें निश्चित मालूम था एग्जिट पोल के बारे में जो रिजल्ट आ रहे हैं, नतीजे उसमें परिवर्तित होंगे, और आज उसी प्रकार के रिजल्ट हम देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये देश की जनता की मानसिकता है। एक देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। गरीब आदमी के लिए, देहाती आदमी के लिए जो काम हुआ है इस 5 साल के कार्यकलाप में, और एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा ऊपर नहीं आता है। ये पहला चुनाव है जब बिजली, पानी, भ्रष्टाचार ये मुद्दे नहीं है, क्योंकि लोग देश विकास की ओर आगे जा रहा है, ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके आधार पर ये जो वोटिंग हो रहा है, तो हमें निश्चित कॉन्फिडेंस था। आज भारतीय जनता पार्टी को कोई विकल्प नहीं है देश में। केवल मोदी जी को गाली देकर आप वोट नहीं ले सकते। हमने मोदी जी के काम के आधार पर वोट मांगा है, और कांग्रेस के जिस प्रकार का परफॉर्मेंस, जिस प्रकार का प्रचार यंत्रणा आपने देखी है, लोगों ने इसको नकारा है, जिनमें कोई एक वाक्यता नहीं। ऐसे सब लोग इकट्ठा आकर जब नकारात्मक ताकतों के आधार पर जनता के सामने जाते हैं, देश की जनता नकारात्मकता कभी बर्दाश्त नहीं करती। All right, Shyamji, stay with us while we get some inputs from the Congress as well. Ma'am, I'll come to you now. 2 things were said in the run-up to the elections. One, that the BJP will again come to power, the NDA will come to power, and the second, that the Congress was saying that they're going to improve their performance remarkably. Now, as we see it, both the things are coming true. Now, the BJP seems to, NDA has clearly crossed the halfway mark, and Congress has also scored 71, higher than the 44 mark that you scored in 2014. How do you look at the trends as of now? Sarita ma'am, can you hear me?
Yeah, can you come in again, please? Yeah, I was saying that Congress seemed to have improved on its 44 mark that it scored in 2014. However, it is far from stopping the NDA from moving ahead. As the trends show, they've already crossed the halfway mark comfortably. 308 is where the NDA stands at. It's not even 10:30 a.m. A very good morning to you. And as the day unfolds, if you are aware, the counting has just begun and we have 18 to 25 rounds yet to go. और जैसे नीलम और जैसे हमारे बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया अभी कि मोदी के नीतियों पे देश इस बार वोट करा है. But the funniest part is that they actually released the manifesto, which was the promises made of 125 false promises which they never implemented, and they say they're corrupt free. Oh my God, I think that's the most funniest answer I've heard in the longest time, rather in the last 5 years. When it comes to corruption, when you look at the Rafale deal, when you look at the Vyapam scam, when you look at the Dal scam, when you look at all the various scams, over 1.5 lakh crore rupees has just gone out. All right, Sarita ma'am, if I can just stop you for a moment, an important update is coming from the Election Commission, and the BJP has crossed the halfway mark on its own. 279 is what the figure is coming in from the Election Commission. That's a big news. NDA, of course, crossed the 300 mark a short while ago, but BJP on its own, just like it happened in 2014. These are, of course, trends and not the results, but the BJP has crossed 279, and this update is coming from the Election Commission. Sarita ma'am, please continue. Shubhendu, we also have to realize that, yes, be it the exit polls, which are not also exact polls. So this is just the beginning. This is just the beginning. और क्या पता जैसे दिन आगे बढ़े कमल मुरझा जाए. सजारिता जी, ये तो बड़ी आपकी विशफुल थिंकिंग है कि कमल मुरझा जाए और आपका हाथ जो है वो चल जाए. ठीक है, हर एक कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है और सोचना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए. लेकिन ये बताइए कि जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जो कैंपेनिंग थी वो उस तरह की नजर नहीं आई. आपकी कैंपेनिंग बहुत नेगेटिव चीजों और सेंटिमेंट्स को लेकर थी. पूरे 5 साल कांग्रेस जिस तरह का माहौल बना सकती थी उसने नहीं बनाया. क्या आपको लगता है कि ये भी चैलेंजेस थे कांग्रेस के सामने जिसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? मुद्दों पे बात करी वो हमें सबको पता है. जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बोलते हैं, जो नेहरू जी को नहीं छोड़ते, जो गांधी जी को नहीं छोड़ते, जो गांधी जी को जिसने गांधी जी की हत्या करा उनको आप पेट्रियट बोल रहे हो. हेमंत करकरे जैसे एक मार्टर को उनको एक देशद्रोही बोला जा रहा है. तो किसने किसको क्या बोला है वो हमें अच्छी तरीके से पता है, और हमें पता है कि इस बार इलेक्शन कैंपेन किस स्तर तक गिरी है, और वो जितना कम बोले वो बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में घृणा फैलाई है. ओके, एक रिएक्शन श्याम जाजू जी से ले लेते हैं. श्याम जाजू जी, जिस तरह से अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो तो भाजपा की तरफ से भी काफी कुछ फैलाया गया, गांधी के बारे में जिस तरह की बात की गई और भी तमाम जो एग्जाम्पल्स वो दे रही, क्या आपको लगता है कि इसको जनता की तवज्जो नहीं मिली, या आपको लगता है कि इलेक्शन में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार का नकारात्मक रवैया अपनाया, आंख मीचकर आप सरकार पर दोषारोपण कर सकते हैं, पर जिस जनता ने इस सरकार का लाभ उठाया है, जिस सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट सरकार का काम देखा है, जिस सरकार ने मोदी जी की नीयत देखी है और नीति स्पष्ट देखी है, उस जनता के मन में कोई संभ्रम नहीं था. लोगों ने वन वे पूरे देश में, और इसके पहले केवल हिंदी बेल्ट तक सीमित रहने वाली हमारी पार्टी ने इस बार अलग अलग राज्यों में भी जो परफॉर्मेंस दिखाया है, जो हमारे लोग जूझ कर आ रहे हैं, इसका स्पष्ट रूप है पूरे देश ने कांग्रेस को नकारा है. ये पहला चुनाव है जब बिजली, पानी, भ्रष्टाचार ये मुद्दे नहीं है. मुद्दे राष्ट्रवाद का था, मुद्दा विकास का था, मुद्दा नेतृत्व का था. ये पहली बार हुआ है देश में. तो मुझे ऐसा लगता है कभी तो रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. हर टाइम अपना हार का टिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे, हार का टिकरा निगेटिव बातों पर फोड़ेंगे, ये देश की जनता ये बार बार एक्सेप्ट नहीं करती. और इसका आकलन कांग्रेस को अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि जनता क्या सोच रही है. मोदी जी ने प्रांतवाद, भाषावाद. सजारिता जी से, शायद मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं. जिस प्रकार
लगातार अभी श्याम जाजू जी कह रहे हैं, क्या इस पे आपको कुछ कहना है? खास तौर पर जब बात बनती नहीं दिखती तो फिर ईवीएम पर ठीकरा फूटता है। नहीं, वो बात नहीं है। सबसे मजे की बात तो ये है, पिछली बार मोदी की जो स्लोगन थी अच्छे दिन आएंगे, इस बार अच्छे दिन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और इस बार उनके कैंपेन में अच्छे दिन जो शब्द है वो यूज भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनको खुद पता है कि उन्होंने अच्छे दिन बोलने वाली जो शब्द है उस तरीके की कुछ काम किया ही नहीं। और वो अगर बोल रहे हैं, देश को राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चाहे आप डोकलाम की इशू देखिए, आप पुलवामा की इशू देखिए, जो शहीदों के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जो बोलते हैं कि शहीदों के नाम पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, आप अपना फर्स्ट टाइम वाली जो वोट है वो आप शहीदों के नाम कीजिए। ये किस तरीके की राजनीति है जहां पे आप शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हो लोगों से? ये किस तरिके की राजनीति है? Sarita ma'am, it seems Congress had made these arguments earlier also in the run-up to the campaigning as well. जी सरिता जी, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इजाजत लेनी होगी आप दोनों से फिलहाल के लिए, और हम सीधा चलेंगे हमारे जो सहयोगी हैं इस समय ओपी आपको एक बृहद तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर आप अगर जिस समय 10:30 बजने वाले हैं, कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है पूरे देश की और विभिन्न राज्यों की। जरा हम सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी ओपी दास के पास। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर अभी तक का जो आंकड़ा है वो यही साफ तौर पर बता रहा है कि अब एक तरह से भाजपा को, एनडीए को सरकार बनाने से शायद रोका नहीं जा सकता, इस वक्त का जो रुझान है उसके मुताबिक। लेकिन अब हमें यह समझना होगा, यह विश्लेषण करना होगा कि ये जो आंकड़े आए हैं इसके पीछे ये थी बात की जिस तरह से भाजपा है वो न सिर्फ अपने सीटों को बचाए रखे जो पिछली बार उसने जीता था, बल्कि उसके आगे निकले दूसरे क्षेत्रों में जाए। तो क्या ये बात होती हुई दिख रही है? आइए हम जरा राज्यवार समझने की कोशिश करते हैं कुछ राज्यों के जरिए। और ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो भाजपा है, भाजपा 51 सीटों पे इस वक्त जाती दिख रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं बसपा 13 पे, सपा 9 पे। हम जानते हैं कि बसपा पिछले बार 0 पर थी, इस बार 13 पे, यानी उस तरह से देखा जाए तो बसपा बढ़त बनाए हुए है। और सपा 9 सीटों पे, उसे भी सीटों का फायदा मिल रहा है। कांग्रेस 2 पर ही है, अन्य के खाते में जो 2 जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो नजरें हैं खासकर हम देख सकते हैं कि जो भाजपा है उस पे 51 सीटों के साथ, हालांकि सीटों में नुकसान कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल पे नजरें थी खासकर कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस को टक्कर बीजेपी दे पाती है। और हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि भाजपा 13 सीटों पर, 2 से 13 पर ये पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और हम देख रहे हैं कांग्रेस 3 पे और बसपा भी 1 पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है वो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा हमें तृणमूल कांग्रेस के सीटों पे, 21 सीटों पे महज है। और हम देख रहे हैं 42 में से 38 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास हैं। तो इसके मुताबिक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा एक बड़ी उठान के साथ इस राज्य में दिख रही है। और कर्नाटका के अब आंकड़े हमारे सामने, हम जानते हैं कर्नाटका में भाजपा ने मिशन 23 बनाया था, मिशन 23 बनाया था 28 सीटों में से, और लगता है कि वो मिशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 3 पे, जेडीएस दोनों मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 सीटों पे महज सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां भी भाजपा 17 से 23 तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, यानी भाजपा का प्रदर्शन इस राज्य में बेहतर हुआ है। और हम दूसरे राज्यों की बात करेंगे, निश्चित तौर पर जो कर्नाटका है और दूसरे दक्षिण राज्यों की तरफ भी नजर डालनी होगी। अब ये नजर हमारे पास मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीटों के रुझान हमारे पास है। भाजपा 20 है फिलहाल, हालांकि पिछली बार यह आंकड़ा जो है ज्यादा था। और कांग्रेस 9, कांग्रेस का आंकड़ा पिछले बार इससे बेहद कम था। तो निश्चित तौर पर यहां कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कहा जा सकता है कि जो वहां पे कांग्रेस की सरकार आई है उसका फायदा मिला। और छत्तीसगढ़ पर इसलिए नजरें थी क्योंकि यहां पे एक जो है बहुत बड़े बहुमत के साथ भाजपा वहां पे आई थी। अब राजस्थान की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में से 25 में से 24
के आंकड़े हमारे पास है। हाँ, छत्तीसगढ़ पे हम फिर से लौटते हैं। भाजपा 7 सीटों पे सिमरती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार 10 सीटें थी उसके पास इस राज्य में। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 1 सीट थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी हालत सुधारी है। भाजपा 7 सीटों पे इस वक्त दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हुए दूसरे राज्यों की बात कर लेते हैं। तो ये वो राज्य हम देख रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करते हैं। हम जानते हैं यहाँ की 25 की 25 सीटों पर पिछले बार भाजपा का कब्जा था, लेकिन यहाँ 21 पर फिलहाल भाजपा है। कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस है वो 0 से 2 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 24 सीटों के रुझान ही इस वक्त हमारे पास है इन राजस्थान की 25 सीटों के। आंध्र प्रदेश पे नजर डालते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस जो है वो 21 सीटों पर दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश से। टीडीपी महज 1 सीटों पर सिमरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर है और ये देखना होगा कि विधानसभा के यहाँ के जब आंकड़े जब आएंगे और जब आ रहे होंगे तो वो क्या इसी पैटर्न पे हैं या नहीं, उस पर भी नजरें होंगी। तेलंगाना पे नजर डालते हैं तो तेलंगाना पे जिस तरह से टीआरएस ने विधानसभा में प्रदर्शन किया था, मुझे लगता है उसी को एक तरह से दोहराती हुई टीआरएस देख रही है। 12 सीटों के साथ जाती हुई देख रही है। इस तमाम 17 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास है। भाजपा 4 सीटों पे है, ये भी एक बड़ी खबर होगा। तो तेलंगाना में एक तरह से जो लगातार भाजपा कोशिश कर रही थी, लगता है उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो 4 नंबर है इस पे भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस महज 1 सीटों तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे टीआरएस तो उम्मीद की जा रही थी कि बेहतर करेगी, लेकिन जो भाजपा का नंबर है वो निश्चित तौर पर जरूर सुर्खी बनेगा। दूसरे राज्यों की भी हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह के परिणाम और दूसरे राज्यों से आ रहा है। तमिलनाडु, यहां देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे हम साफ तौर पर डीएमके की वापसी होते हुए देख रहे हैं। 22 सीटों के साथ कांग्रेस 8 सीटों के साथ डीएमके कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। एआईएडीएमके जिसके पास जो है ज्यादा सीटें थी, हम देख रहे हैं महज 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। सीपीआई के हिस्से में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ पे एक तरह से हम देख सकते हैं जो राज्य का पैटर्न रहा है, खासकर कि एक बार डीएमके और एक बार एआईएडीएमके राज्य में सत्ता साझा करती रही है। तो क्या वही पैटर्न लोकसभा के सीटों के रुझान में भी क्या दिख रहा है, हमें यह भी समझना होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और राज्यों की बात करते हैं कि किस तरह का पैटर्न दूसरे राज्यों में। केरला, जी हां, केरल पे नजरें थी और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस यहां 15 सीटों पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो एलडीएफ है उसका प्रदर्शन बेहद कमजोर इस वक्त नजर आ रहा है। सीपीआईएम और उसके साथ जो दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस 15 सीटों पे है और आईयूएमएल मुस्लिम लीग जो है वहां की, वो ये दोनों साथ एक ही यूडीएफ गठबंधन का हिस्सा हैं। तो ये बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 20 सीटें यहाँ, 20 के रुझान हमारे सामने, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये देखना होगा कि और ये एक बड़ी खबर इस वक्त, राहुल गांधी अमेठी में पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले का आंकड़ा था कि राहुल गांधी 1700 कुछ जो है नंबर से 1700 कुछ वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो फिर से पीछे हो गए हैं। हम जानते हैं यहाँ पे स्मृति ईरानी उनको कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही हैं। तो एक बड़ी खबर, लगातार यहाँ पे आगे पीछे का खेल जारी है। कभी स्मृति ईरानी आगे निकलती हैं, कभी राहुल गांधी पीछे रह जाते हैं। तो इस वक्त की स्थिति ये है, जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े है उसके हिसाब से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं अमेठी सीट से, बिल्कुल। और एक बार फिर से हम चलते हैं अपने सहयोगी नीलम और शुभेंदु के पास। GOP, thank you very much for joining us with those inputs, with those data, and a very interesting data has emerged. And Vijay Kranti ji, I'll first come to you. BJP NDA doing well in Hindi heartland is like stating the obvious. It has consistently performed well there. But the kind of penetration that we're looking in West Bengal, the kind of violence that took place, the kind of boil that the state was in, and 13 seats, and these are of course initial trends. How do you see that in this election? See, about BJP, one thing very unique about this party is that it is one of those rather only party whose growth has been organic, and it has been spreading slowly, maybe slowly than what was expected or
but it throughout, if you see from right 1952 when its first avatar Jansangh was there, since then it has grown, and especially in areas it has been it was not known or heard about in entire northeast, in south. So it was, as you said very well, it used to be only Hindi heartland, as what they said cow belt. But now the scene has changed. The reason is its style of functioning and its organization. It has been growing organically, very slowly through entire India. And in West Bengal, it's not that BJP has started working right now. In the Naxalite days, those late 60s, BJP was there. It was acting, but it could only somewhere give work as a counter force to the communists. But that was only when RSS was growing slowly in the villages, in the small towns. And that growth process, that graph has been moving slowly, but it was never visible to rest of India because it could never translate into parliamentary seats. So you're saying that these figures that we're looking at in the East, West Bengal and elsewhere, these were in the making over a period of time? This was in making. This was in making, and I don't know what is going to happen in Kerala. In Kerala, the process is same. This time they may not win, but the way RSS or BJP are growing in these states, you have seen the results in West Bengal now. Maybe very soon you will see in some of the southern states. कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से काम कर रही थी पार्टी वेस्ट बंगाल में और उसके नतीजे अब दिखने शुरू हो गए हैं। साउथ की बात करें अगर शिशिर जी, तो साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम करना है। उनकी उस तरह की जो पहचान है वो नहीं बन पा रही है। तो विजय क्रांति जी जो कह रहे हैं कि अभी वहाँ काम चल रहा है, इमारत अभी बनेगी, तो हो सकता है आने वाले सालों में बनेगी, शायद इस बार ना बन पाए। देखिए, कर्नाटक आपके सामने है। कर्नाटक के जो नतीजे हैं या रुझान कह लीजिए, वो रुझान एक तरीके से दक्षिण के रुझान से अलग है। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो दोनों जगहों पर जो क्षेत्रीय छत्रप है उनका दबदबा रहा है। और अगर आप तमिलनाडु में जाएं तो तमिलनाडु में हमेशा से रहा है कि या तो एक बार डीएमके और दूसरी बार एआईएडीएमके है। तो चूंकि विधानसभा चुनाव में हमने एआईएडीएमके को देखा तो इस बार उम्मीद ये थी, और वो जो रुझान है वो उसी हिसाब से आ रहे हैं। जो एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के तौर पे उभर रहा है वो आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश पे जो वाईएसआर कांग्रेस है, उस वाईएसआर कांग्रेस का देखिए अगर जो रुझान है, जो 16 या 18 के रुझान दिखा रहे हैं 25 में से, और टीडीपी जो कि एक सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और वाईएसआर का राष्ट्रीय परिदृश्य पर आना, चूंकि जगन मोहन रेड्डी जब उन्होंने सत्ता संभाली, एक तरीके से उस पार्टी की सत्ता की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तो क्या वो वही नेतृत्व वाईएसआर जो उन्होंने दिया था, क्या वही दे पाएंगे? उन्होंने वो साबित किया। आंध्रा पे बात हम करेंगे क्योंकि आंध्रा का ये जो नतीजा आ रहा है, जो रुझान आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीधे एक बार चलते हैं, हम श्याम जाजू जी हमारे साथ बने हुए हैं और सजा रीता जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता बनी हुई है। एक बार फिर सुनकर कांग्रेस की प्रवक्ता सजा रीता जी से हम जानना चाहेंगे, खासतौर पर जिस तरह के अभी जो ट्रेंड्स हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, तो उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन राज्यों को अभी अभी आपने जीता था वो भी आपके पाले से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि आप लोगों को तो वहां बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और अभी अभी असेंबली के चुनाव भी आपने जीते। क्यों ये ट्रेंड बिल्कुल उल्टे नजर आ रहे हैं? नीलम जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि दिन तो बस अभी शुरू हुई है और एग्जिट पोल्स के नतीजे हमेशा एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो जैसे दिन आगे बढ़ेगा हमें जरूर पता चल जाएगा क्या होगा, क्योंकि अभी 18 से 25 राउंड अभी भी बाकी है। सो लेट्स वेट। मुझे जो लगता है कि, और जैसे कि आपने बोला कि चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हमें पूरी आशा है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इन तीनों स्टेट से और कर्नाटका से भी। राइट मैम, श्याम जी आपके पास भी आएंगे। ऑल्दो यू हैव मच रीजन टू सेलिब्रेट फॉर द ट्रेंड्स दैट आर कमिंग। कुछ ढोल नगाड़े की विजुअल्स भी चल रहे थे अभी शायद आपके हेडक्वार्टर्स के बाहर। लेकिन ये बताएं कि वेस्ट बंगाल में जो आप compete कर रहे हैं टीएमसी के साथ में, 2 सीट 2014 में और अभी 13 सीट अभी ट्रेंड्स हैं, ये क्या मायने रखते हैं ये फिगर्स आपके लिए? एक बात तो ध्यान में जरूर लेनी चाहिए, वेस्ट बंगाल में काफी साल तक लेफ्ट पार्टियों का
एक बोलबाला रहा है। पर सबसे कम विकास अगर कुछ का हुआ होगा तो वो वेस्ट बंगाल का हुआ है। लेफ्ट पार्टी को लोगों ने लेफ्ट किया, बाद में वहां पर कांग्रेस का राज आया, बाद में तृणमूल कांग्रेस का राज आया, पर वर्किंग स्टाइल वही रहा, वही गुंडागर्दी, वही दहशतगर्दी। कोई भी बाहर का आदमी वहां इंडस्ट्रियलिस्ट जा नहीं सकता, कानून यंत्रणा ठीक नहीं है। इस प्रकार का जब परफॉर्मेंस रहा तो जनता के लिए कोई ना कोई विकल्प की आवश्यकता थी, वो भारतीय जनता पार्टी दे पाई। पिछले चुनाव में हमने सीटें कम जीती होगी, एक ही सीट जीती थी, पर हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा था। उस टाइम से हमने वहां पर काम करना शुरू किया। अभी पंचायत चुनाव जो हुए वो वहां बैलेट के आधार पर हुए, कई जगह बूथ कैप्चरिंग हुआ, गुंडागर्दी हुई, हमारे उम्मीदवारों को भगाया गया, उन पर कब्जा किया गया, पर उसके भी आधार पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल में पार्टी ने चैलेंज के रूप में लेकर जो वहां पर मिशन का काम किया और उसका ही परफॉर्मेंस आज ये दिख रहा है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने हमें अप्रिशिएट किया है। मोदी जी की वहां पर जिस प्रकार की रैलीज, अमित भाई शाह जी की जो रैलीज हुई, उसको जो जन समर्थन था तो उससे दिख रहा था वेस्ट बंगाल की जनता एक अच्छा विकल्प ढूंढने के लिए, उनके लिए एक सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़ी है और वो हमने करके दिखाया। वहां के गुंडागर्दी के खिलाफ हम वहां पर खड़े रहे, डटे रहे। हमारे काफी लोगों की हत्या हुई, वहां पर हमें बहुत झेलना पड़ी, हिंसाचार का मुकाबला करना पड़ा, पर उसके भी बावजूद भारतीय जनता पार्टी को एक आशा के रूप में, उम्मीद के रूप में लोगों ने हमें देखा, हमें वोट किया और उसका ही आधार यह है कि आज वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम करने जा रहे हैं। श्याम जाजू जी, अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां से भी अच्छी खबर आपके लिए आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय 23 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस 3 और 2 पर सिर्फ सिमट कर रह गई है। क्या आपको लग रहा है जिस प्रकार से जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, पूर्वानुमान आए थे, तब भी वहां कर्नाटक में बड़ी हालत जो है वो खराब हो गई थी, खस्ता हो गई थी वहां की सरकार की। क्या आपको लग रहा है अगर यही ट्रेंड्स नतीजों में बदले तो वहां पर कर्नाटक में वहां की असेंबली और वहां की सरकार पर भी खतरा मंडराएगा? विधानसभा चुनाव में भी कर्नाटक ने हमारा मेटल प्रूव किया था। सबसे बड़े पार्टी के रूप में हम आए थे, बहुमत के लिए 5-7 सीटें हमें कम पड़ी, तो उसके बाद केवल बीजेपी को रोकने के लिए वहां के जेडीएस और कांग्रेस ने इकट्ठा आके सत्ता बनाई। तो वो सत्ता के रोज जो झगड़े चल रहे, जो अंतरकलह चल रहे, एक दूसरे की काट चल रही, इससे प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। और आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर पुनश्च हमने एक बार ये सिद्ध कर दिया कि हम ही वहां पर एक विकल्प है, लोग हमें चाहते हैं। और साउथ का राज जो येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में हमने वहां पर काम किया है, हमारा केडर का पुराना काम है, वो एक साउथ का दरवाजा हमने कर्नाटक के रूप से खोला था। जनता ने वापस एक बार सिद्ध कर दिया, आज भी वो हमारे साथ है और कांग्रेस के राज से वो खुश नहीं है। कांग्रेस का जो कार्यकलाप उन्होंने देखा है उससे जनता खुश नहीं है। ये कर्नाटक ने भी एक बार सिद्ध किया और एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे थे वो सही होते हम देख रहे हैं। चलिए श्याम जाजू जी, थैंक यू very much for joining us at this hour. Appreciate you joining us with those inputs. Let's get some inputs from the Congress. Sajrita ma'am, now the sort of trend that we've seen in Indian politics, whichever party wins, the prospective PM candidates, the party presidents usually reach the cut mark very comfortably. They win the elections comfortably. I'm referring to Rahul Gandhi. The figure that came in is that Rahul Gandhi, Congress president, perhaps prospective PM candidate of the UPA, is trailing in Amethi. How worrisome is that trend for you as of now? I know these are trend. The results will take time, but the fact that in a bastion of Congress, the Congress president is trailing, what does it mean for you? Shubhendu, we are not at all worried because we know he's winning the seat hands down. He might be, trailing in certain booths, and in some booths he would be leading. It's just as I said, it's just the beginning of the day. It's, I think, just 10:30 in the morning. So let's wait and watch. And definitely, no, we're not alarmed about anything. We'll wait for the news of his winning coming in soon. लेकिन सर ये भी कहा गया कि राहुल गांधी इसीलिए केरल चले गए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डाउट था अमेठी की सीट पर, और स्मृति ईरानी ने वहां काफी मेहनत की और वो उनको कड़ी टक्कर दे रही है। क्या आप कोई चुनौती मानती हैं स्मृति ईरानी से राहुल गांधी? स्मृति ईरानी ने कहाँ पर क्या मेहनत करी वो सबको पता है। जो उस क्षेत्र में गए ही नहीं, वहां पे जाके लोगों को भड़काने के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं। और जो वहां पे प्रेजेंट एमपी है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने जितना काम किया उसको नकारने की कोशिश कर रही है। तो हम सबको पता है कि जो महिला
या फिर जो एमपी कैंडिडेट है वहां के बीजेपी के, जो कभी एक चुनाव जीती ही नहीं बल्कि उसको राज्यसभा मेंबर बना के मिनिस्ट्री में डाला गया, वो क्या एक चुनाव लड़ेगी? चलिए, वो तो आप इंतजार करिए कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन ये बताइए कि प्रियंका गांधी वाड्रा की जो एक एंट्री आप लोगों ने करवाई है, क्या आपको लगता है कि उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा? उत्तर प्रदेश के जो इस समय चुनावी रुझान हमें मिल रहे हैं, जितना उम्मीद थी कांग्रेस को कि न्यू एंट्रेंट से, प्रियंका गांधी की एंट्री से बड़ा फर्क पड़ेगा, उतना जमीनी हकीकत पर फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो युवा है उसका वो कनेक्ट नहीं है गांधी परिवार से, वो उसने इंदिरा गांधी को नहीं देखा, राजीव गांधी को नहीं देखा, तो उनका कनेक्ट नहीं है, तो वो प्रियंका गांधी को समझते नहीं है उस तरीके से जिस तरह से आप लोग उनको परसीव करते हैं। ये एक वजह थी, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? नीलम जी बात यह है कि जब प्रियंका गांधी जी को जरूर लगा कि पार्टी को उनकी जरूरत थी, वो उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने पूरा मेहनत किया है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो अलग अलग एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो, ऑल ओवर इंडिया. So basically she has worked all over India. She's traveled extensively. It was the call of duty and she did not back down from it. So there was a point when people thought that, you know, this was the last resort. No, it is not the last resort. She decided that it was the right time for her to join politics, and the party also needed her. Yes, we do not deny it. The party also needed her, and she also added a bigger support to the party. And if you're talking about, you know, not connecting with the masses, she definitely has got a very big, you know, mass following. Especially amongst the youngsters. जी, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं और जाहिर है पार्टी को डिफेंड करना आपका काम है और आपको करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये आंखें मूंदने जैसा होगा? क्यों नहीं हम अपनी चुनौतियों की बात करते, क्यों नहीं अपने चैलेंजेस की बात करते, क्यों नहीं हम वस्तुस्थिति की जो बात है वो करते, फैक्ट्स पे बात करते, तो ज्यादा अच्छा होता। और शायद यही कांग्रेस पार्टी की समस्या भी बनी रही है इन सालों में। देखिए नीलम जी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस बार जो इलेक्शन लड़ी गई है ये D3 फैक्टर पे लड़ी गई है, और D3 फैक्टर है डाइवर्जन, डिस्टॉर्शन एंड डिसेप्शन। तो ये तीन डी फैक्टर जो है इसके ऊपर लड़ी गई है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे वो GST का मुद्दा हो। इस सरकार ने इन कोई भी एक मुद्दे पे बात करी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही, मतलब उनका आधा टाइम इसमें ही गया कि किस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी को नीचे दिखाए, किस तरीके से हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है उनको बुरा भला कहा जाए, किसको कितना बुरा कहा जाए, यही था उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन। All right, ma'am, we'll give you some break. But before that, just one question. We were getting some figures from Uttar Pradesh, BJP leading on 53 seats. So you spoke about issues. Another important factor in these elections were the alliances. Now, we heard different narratives. Congress as vote cutter, Congress as a force that can stand alone. But again, the trends, and these are trends, but trends don't seem to support the kind of narrative that we were getting from the Congress, either as vote cutter or as a single force. Why is that? Can you come again, Shubhendu? Yes. I was talking about the figures coming in from Uttar Pradesh, the figures, the trends that we have. BJP leading on 53 seats. Neither Mahagathbandhan nor Congress have been able to match up to the sort of march of BJP as of now. Why is that? How do you explain these figures? These are trends, of course. These are trends, as you mentioned, and I agree with you, these are trends. Definitely let the day unfold. But when you're talking about the Mahagathbandhan, you know, the Mahagathbandhan was done, and it was very, you know, should I say very nice or rather kind of the Mahagathbandhan. They did not even put up a candidate in Raebareli and Amethi. So the Mahagathbandhan at some point, yes, it is intact. And I think as the day unfolds, we will be seeing better results. Where it's just 53 out of the 80 seats. So let's wait and watch. ओके, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी चल रही है कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान इस समय बने हुए हैं, उनसे जरा रिएक्शन ले लें। विजय क्रांति जी, अभी तो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, अभी शायद बात भी सही है, थोड़ा सा और इंतजार भी करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ट्रेंड्स तो कहानी बयां कर रहे हैं। क्या ये जो आंखें बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेने वाली बात जो है, ये वही है क्या? देखिए, लेट अस बी फेयर टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये हम जितने भी चुनाव हम देखते हैं, हर पार्टी को थोड़ी थोड़ी उम्मीद लगी रहती है, आखिरी क्षण तक लगी रहती है। अगर कांग्रेस के लोग कहें कि नहीं जी अभी तो ट्रेंड है, अभी 18-20 और आने हैं, मेरा ख्याल है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। उनको उम्मीद रखने का पूरा अधिकार भी है और उनकी जरूरत भी है। ये जो प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं, उनका काम सिर्फ हमारे और आपके सवालों का जवाब देना नहीं, विपक्षियों को जवाब देना नहीं, उन्हें अपना जो कार्यकर्ता है उसे भी उत्साहित रखना है। तो ये उनके लिए वाजिब है। आई रिस्पेक्ट हर रिएक्शन। लेकिन जहां तक असलियत बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर आप देखिए, वो कह रही थी कि गठबंधन जो है एसपी एंड बीएसपी, इट वाज नाइव ऑन देयर पार्ट के हमारे लिए 2 सीटें छोड़ी। ये नाइव नहीं है। उनकी जो मैच्योरिटी थी पॉलिटिकल, उनके लेवल पर बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत वक्त रहते हुए अपना गठबंधन किया। उन्होंने अपनी सारी अदावत, यानी आप देखिए दुशासन और द्रौपदी की जोड़ी बन गई वहां पर। ये दुर्भाग्य से ये जो है ये जो रिश्ता है, आपको राजवर्धन राठौर कुछ कह रहे हैं। इस सुशासन के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये राष्ट्रवाद की लहर थी, आप लोग राष्ट्रवाद की खत्म हो गए। निसंदेह इसके अंदर जो टीम के कैप्टन होते हैं, टीम के जो कप्तान होते हैं, श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि मोदी जी एक पर्याय बन गए हैं एक मजबूत सरकार के, वो पर्याय बन गए हैं पारदर्शिता के, वो पर्याय बन गए हैं इस देश की जो शासन की जो मशीनरी है उसको संवेदनशील बनाने के लिए, वो पर्याय बन गए हैं देश को मजबूत करने के लिए। किसी कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं चल पा रहा। और कैंडिडेट फ्रॉम जयपुर रूरल, राजवर्धन राठौर स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली अबाउट। हाँ, मैं जहां तक देखता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पॉलिटिकल लेवल पर बहुत मैच्योरिटी दिखाई। वहां की गिवन कंडीशन में जहां बीजेपी ने लगभग पूरी तरह कब्जा किया हुआ था, पूरे एक भी उनका कोई जीत नहीं पाया, तो वहां पर वो आपस में जितनी पुरानी अदावत है, अपनी नाराजगियां हैं, उनको छोड़कर और वापस आना, आपस में हाथ मिलाना, जो मैंने कहा कि दुशासन और द्रौपदी अगर हाथ मिला लें, ये लगभग वही था। और दुर्भाग्य से वो जो घटनाएं हुई मायावती जी के साथ, वो बिल्कुल वैसी ही थी जो समाजवादी पार्टी ने की थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा के हाथ जोड़े आपस में, क्योंकि उनकी नजर जो थी वो चुनाव पर थी, उनकी नजर बाकी चीजों पर नहीं थी। इसलिए अर्जुन की आंख की तरह उन दोनों ने काम तो सही किया। पर कांग्रेस ने फिर वही किया जिसको, जो किसी ने कहा था ना, वोट कटुआ पार्टी हैं हम, मतलब, और सचमुच में हुआ। जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उसमें लग रहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी हैं, उनकी जो हार हो रही है वो कांग्रेस की वजह से हुई है। एक बात यहाँ छोटा सवाल पूछ लो शिशिर जी से। शिशिर जी, जिस तरह महागठबंधन की बात करें कि आपस में आप मिल तो गए, आप घुर विरोधी थे, आप मिल गए, लेकिन सवाल ये है कि आप तो मिल गए आपस में, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता और जो जनता, उसके माइंड में कंफ्यूजन चलता रहा। हमने सुना है बहुत जगह जब लोग चुनाव में वोट डालने के लिए गए, तो जब वो देख रहे थे कि वहां उनका सपा का कैंडिडेट नहीं है या बसपा का नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो गए कि आखिर हमारा कैंडिडेट तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करें, तो वो सीधा बीजेपी को वोट किया। ऐसे बहुत सारे बिल्कुल। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में आप जितनी भी बात कर लें राष्ट्रीय स्तर पर कि विकास बड़ा मुद्दा है, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर जाति बड़ा मुद्दा है, और जहां पर 2 गठबंधन ऐसे बन रहे हैं जहां पे 2 अलग अलग जातियों के हैं। आप एक में एसपी पे देखते हैं कि ओबीसी है, एक आप एससी देखते हैं बीएसपी के साथ है, दलित, महादलित, ईबीपी, जितने भी आप ऐसे नॉमेनक्लेचर दे दें वो सब वहां पे हैं। तो ये वोटिंग पैटर्न तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा। देखिए, जमीनी हकीकत अलग होती है, जब दल के नेता मिलते हैं उनकी हकीकत अलग होती है, और वो हमने देख लिया, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें। इसी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो उत्तर प्रदेश में अलग रहने का फैसला किया, शायद उन्हें कुछ एहसास था कि वहां पर वो वोटिंग नहीं मिलेगा। अगर उनको साइकिल नहीं दिखा, अगर उनको हाथी नहीं दिखा, तो वो शायद वहां पर वोट नहीं देंगे। ये चीज को उन्होंने महसूस किया। अब आप उनको जिस
किस तरीके से इंटरप्रेट करें। शिशिर, हम लोग बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाएंगे, उससे पहले बिल्कुल ब्रीफली एक जगह जहां सेलिब्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं वो है सेंसेक्स ऑल टाइम हाई। हाउ आर मार्केट्स रिस्पॉन्डिंग? एग्जिट पोल से ही हमने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल मैं शुभेंदु में इसी चीज पे आना चाहता था, क्योंकि शेयर बाजार में जो स्थिति दिख रही है, ऑल टाइम हाई सेंसेक्स पहुंच गया है, 40,083 पे पहुंच गया है और लगभग 1,000 पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि अभी मुश्किल से 5 या 6 राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हुई है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, वो 12,000 को पार कर चुकी है, वहां पर भी बढ़ोतरी लगभग आप समझ लीजिए कि 295 पॉइंट की है। तो एग्जिट पोल के अगले दिन हमने देखा था 1400 पॉइंट की सेंसेक्स में और 400 पॉइंट की निफ्टी में, आज उसी तरह की बढ़ोतरी है और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शेयर बाजार को लगता है कि सरकार में अगर निरंतरता बनी रही तो शायद आर्थिक मोर्चे पर कुछ और बड़े फैसले देखने को मिलेंगे और यही उम्मीद जो है वो बाजार में निवेशकों को ला रही है, चाहे वो देसी निवेशक हो चाहे वो विदेशी निवेशक हो। चलिए, मार्केट में इस समय बहार है, बागों में बहार है, बाजार में बहार है। सीधे चलेंगे हम भाजपा मुख्यालय, जहां हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता के शर्मा जी इस समय बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है के शर्मा जी आपका। तो जिस प्रकार से ट्रेंड्स दिखा रहे हैं उसमें तो बल्ले बल्ले बीजेपी की नजर आ रही है, लेकिन क्या अभी आप थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि यही सब है जो कि दिन के अंत में भी हमें नजर आएगा, परिणामों में बदलेगा? नहीं, बिल्कुल बड़े मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जी कि ये ट्रेंड जो है ये परिणाम में परिवर्तित होंगे और इसी तरह के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी मैं एक विश्लेषण सुन रहा था और विश्लेषण के तहत मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये देखिए, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर उठकर था। इस तरह का जब आप रुझान देखते हैं, इस तरह की जब आप वोटिंग पैटर्न देखते हैं और परिणाम देखते हैं, तो ये जाति और धर्म से ऊपर उठ के, आपको यदि याद हो 2014 का जब परिणाम आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि आपको समझना पड़ेगा कि अब देश जो है 21वीं सदी में है और समाज का जो युवा है, महिला है, नया वर्ग है, वो एक नए ढंग से देश के लिए सोच रहा है और वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोच रहा है। वो नेतृत्व की तरफ देख रहा है। उसे आशा है कि देश को कौन आगे बढ़ा सकता है, किस नेतृत्व पर वो विश्वास करे। इसलिए ये सारे बांध टूटते हैं, तब जाकर इस तरह के परिणाम जो है नियम जी देखने को मिलते हैं। ये 2017 का यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें, नहीं तो मैं, आप तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझती होंगी, आज से 10 साल पहले ये चर्चाएं होती थी। मैं भी उस समय था राजनीति में, सुनता था मैं कि भाई उत्तर प्रदेश में ऐसी 35 सीटें हैं जहां मुस्लिम डिसाइड, 20 से 22 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट डिसाइड करता है कौन जीतेगा। देश में वहां पर 125 से 26 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां मुस्लिम वेक्टर काम करेगा। ये सारे बांध टूट गए, ये जातिवाद, ये धर्म, ये सारे कुछ समाप्त हो गए और ये देश का युवा और देश का मतदाता ये सोचने लगा कि किसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ सकते हैं, किसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, हम उसको वही अपना समर्थन देंगे। इसीलिए आपको इस तरह के परिणाम देखने को देश भर के अंदर ये ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। राइट, मिस्टर शर्मा, you're talking about how the 21st century India does not believe in caste, religious, communal politics. Now 900 million voters and 9 crore first-time voters were there in these elections. Do you think the caste arithmetic of the Mahagathbandhan, of the Congress, could not match the kind of chemistry that Prime Minister Modi, who led from the front, had with the first-time voters in particular? नहीं, देखिए, जो नए मतदाता हैं उनके सामने मैं कहा, मैंने पहले ही अपने उस विश्लेषण में कहा कि उनके सामने कास्ट, रिलीजन कोई मायने नहीं रखता है। मैं उत्तर प्रदेश में 1.25 महीने रहा हूं इस चुनाव के दौरान में और मैंने घूम घूम कर देखा है, बाकायदा युवाओं से मिला हूं मैं और खासकर महिलाओं से भी मैं का जो वहां पर विचार था, उनका ये सोचना है देश के अंदर में कौन हमें डेवलपमेंट दे सकता है, कौन हमें बढ़ने का अवसर दे सकता है, कौन ऐसा नेतृत्व है जो हमें आगे की राह दिखा सकता है, किसके ऊपर हम विश्वास करके किसके साथ हम चल सकते हैं। तो उसने ये सारे फैक्टर को खत्म कर दिया है और नए मतदाताओं का तो बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूं, उनकी सोच पूरे देश में इस तरह की है कि आज जो नरेंद्र भाई मोदी हैं वो देश के सामने एक विकास के मॉडल के रूप में उभरे हैं।
पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर में उनका जिस तरह से उन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है और जो अवसर उपलब्ध कराए हैं उसके प्रति उसका जो है विश्वास और ज्यादा बढ़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2014 से कहीं ज्यादा जो है इस बार हमें चुनाव परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो हम पहले से कहते आ रहे थे कि 2014 में जो विपक्ष की और कांग्रेस की हार हुई थी उसकी उन्होंने सही ढंग से समीक्षा नहीं की, उन्होंने कारणों को नहीं समझा और उन्हीं कारणों को लेकर वो आगे बढ़ते रहे। जो वो ट्रेडिशनल सोचते रहे हैं, जाति और धर्म का विषय, वो सोचते रह गए और फिर 2019 में नई जो है जनता ने एक बार इस सरकार को मोदी जी के नेतृत्व में पुनः अपना जन समर्थन जाहिर कर दिया। लेकिन शर्मा जी एक बार बताइए, जिस तरह से मजबूत वर्सेस मजबूर विपक्ष इस चीज का नारा दिया, क्या आपको लगता है कि ये जो जीत का सेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सर पर जाएगा? लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ मुद्दे कांग्रेस उठाती रही, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो, डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, इस पर कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि कुछ सुनने को नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से। क्या आप इस जीत को जो सरकार के काम है उनको इसका श्रेय देते हैं या मोदी जी के नेतृत्व को देते हैं? देखिए, नेतृत्व के कारण ही नीलम जी, विकास के कारण, यदि नेतृत्व बहुत कर्मठ है, ईमानदार है, पारदर्शी है, नेतृत्व यदि उसकी विश्वसनीयता है तो उसकी नीति जो है वो बिल्कुल पारदर्शी है और सबका साथ सबके साथ को बढ़ाने वाला है। तो इस तरह के आपको गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की नीतियां आपको जमीन पर देखने को मिलेंगी और बहुत ईमानदारी के साथ मिलेंगी कि जो राशि उसके लिए भेजी जाएगी वो जमीन पर जो है खर्च होगा और आम गरीब जनता को उसका लाभ मिलेगा। एक विषय तो ये है प्रमुखता से कि जो भी कार्य प्रधानमंत्री जी ने लिया वो बिल्कुल टाइम टारगेट कार्य लिया, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे स्वच्छता मिशन की बात हो, चाहे बिजली घर घर पहुंचाने की बात हो, ये सारे कामों को, ये नेतृत्व की ही एक निष्ठा निर्णायक क्षमता है जिसने इस सारे चीजों को जमीन के अंदर में उतारा और आम जनता को उसका लाभ पहुंचाया। और एक प्रश्न आप शायद कुछ बोला आपने शुरू में, वो मेरे ध्यान से उतर गया है, यदि आप उस रिपीट कर दें तो मैं उस पर बोल दूं। जी नहीं, मैं सिर्फ कुछ मुद्दों की बात कर रही थी जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही। ये कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उन मुद्दों पर बिल्कुल सही नीलम जी। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने जिस तरह के मुद्दे उठाए, राफेल का मुद्दा उन्होंने उठाया, आपने देखा वो जमीन पर कहीं नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे उसने जो है एक तरह से क्लीन चिट दिया राफेल के मसले पर। सीएजी का रिपोर्ट आया, उसमें किसी तरह की गलतफहमी ने गलतियां नहीं पाई गई। बाकायदा सदन पे इस पर बहस हुआ, हमारे ओर से पूरी तरह से जवाब दिया गया और उससे जो है देश की जनता संतुष्ट हुई। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी का जहां तक मसला था, नोटबंदी पर के बाद ही उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे और बाकायदा कांग्रेस ने इसको बड़ी मजबूती से, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबने इसको बड़ी मजबूती से इस विषय को उठाया। लेकिन जनता ने उस महज 3 महीने के बाद ही जो चुनाव हुए थे उसमें जो है जवाब दिया और हमें 325 सीटें जिताया उन्होंने। ये जीएसटी का मसला गुजरात चुनाव के पहले उठा, उसी सूरत में इन्होंने उसको हब बनाने की कोशिश किया। आपने सूरत का रिजल्ट देखिए, गुजरात का रिजल्ट देखिए, जो व्यापारी वर्ग है, जो जनता है, उसने हमारा साथ दिया और हमारा समर्थन किया। तो ये जो सारे मुद्दे थे, ये एक बहुत बड़ा विषय होता है कि जो नेतृत्व होता है वो किस तरह से जिम्मेदारियों को ओन करता है और वो कहता है कि हाँ मैंने निर्णय किया है और देखिए मैं आपको इसके माध्यम से ये आपको लाभ होने वाला है। और वो जब जमीन पर परिलक्षित होता है, जनता उसको समझती है, जनता उसको पहले जब निर्णय होता है तो उसमें कुछ त्याग भी है तो वो भी करती है और बाद में क्योंकि उसको नेतृत्व में विश्वास होता है और यही विश्वास जो है 5 वर्ष में जितनी भी योजनाएं हमारी हुई सबके प्रति जो है आम जनता ने प्रदर्शित किया और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। विपक्ष जो है, मैं पुनः कह रहा हूं, 2014 की हार की समीक्षा नहीं कर पाया। यदि वो समीक्षा करके उसी दिन समझ गया होता कि क्यों हारे तो आज वो 2019 नहीं हारता। वो निरंतर नकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहे, केवल आलोचनाओं के सीमा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका दुष्परिणाम है कि आज उनको जमीन है।
जी सर, कर्नाटका को जो है बीजेपी के लिए सदर्न इंडिया का द्वार कहा जाता था। असेंबली इलेक्शन में जेडीएस कांग्रेस बाजी मार ले गए, लेकिन दोबारा वंस अगेन एंड बीजेपी इज परफॉर्मिंग बेटर देन 2014। आपको लग रहा है साउथ इंडिया का द्वार फिर से खुल रहा है कर्नाटका के अलावा? हालांकि बहुत इंकरेजिंग नंबर्स नहीं है बीजेपी के साउथ इंडियन स्टेट्स में। देखिए, मैं आपको कह सकता हूं कि साउथ में हमने भरपूर इन 5 वर्षों के अंदर में प्रयास किया कि हम अपने संगठन का विस्तार करें। जिन क्षेत्रों में हम नहीं है उन क्षेत्रों में विस्तार करें। बंगाल में हमें सफलता मिल रही है, उड़ीसा में हमें सफलता मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में यदि आप देखें तो वहां सफलता मिल रही है। साउथ में आप देखें तो कर्नाटक में स्थिति अच्छी हुई है और उसके माध्यम से अब धीरे धीरे जो है हम तमिलनाडु, केरला, इधर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सीट भी 1-2 सीट से खाता भी खुलेगा और हो सकता है कि हमारे वोट परसेंटेज में और इजाफा होगा। निश्चित तौर से इस तरह का जो आप परिणाम देख रहे हैं ये हमारे 5 वर्षों के अंदर जो संगठन का विस्तार है, जो हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में जो अध्यक्षता में जिस ढंग से पार्टी का विस्तार और संगठन का विस्तार हुआ है, मैं समझता हूं कि ये धीरे धीरे हमें नए द्वार खोल रहा है और एक समय आएगा कि हम केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सब क्षेत्रों में भी अपने बलबूते पर बड़ी अच्छी संख्या में हमें जन समर्थन प्राप्त होगा और हम सीटों पर इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए फिलहाल के लिए धन्यवाद। और स्टूडियो में हमारे साथ एक नई मेहमान इस समय जुड़ गई हैं।